Impairment का question is telepath acquired an item of plant at a cost of $800,000 on 1st April 2010 that is used to produce and package pharmaceutical pills. The plant had an estimated residual value of $50,000 and an estimated life of 5 years, neither of which has changed. Telepath uses straight line depreciation on 31st March 2012. कितने साल बाद की बात है? खरीदा कब गया था एसेट? अप्रैल 2010 और अब क्या बात कर रहा है? 31 मार्च 2012. कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल. Telepath was informed by a major customer who buys products produced by the plant that it will no longer be placing orders with Telepath. कट्टी हो गया हमसे. अब एक परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इसके यूनिट्स बना के बेचेंगे, लेकिन जो कस्टमर हमसे फार्मास्यूटिकल पिल्स खरीद के बेचता था उसने मना कर दिया, बोला अब मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा. फ्रेंडशिप एंड विद टेलीपाथ. Even before this information was known, Telepath had been having difficulty finding work for this plant. वैसे हालात कुछ मजे में नहीं थे. It now estimates that net cash inflows earned from the plant for the next 3 years will be as follows. 31 मार्च 2013, आज से साल बाद 2,20,000 जनरेट होंगे, फिर 180, फिर 170. On 31st March 2015, the plant is still expected to be sold at an estimated residual value. जो residual value originally हमने estimate की थी वो अभी भी valid है. Telepath has confirmed that there is no market in which to sell the plant at 31 March 2012. यानी fair value less cost of disposal of the plant cannot be measured reliably. और अगर fair value less cost of disposal cannot be measured reliably, तो value in use will be the recoverable amount. Telepath's cost of capital is 10%. आगे की बात को छोड़ दें. सिलसिला समझ में आ रहा है? पहले मुझे बताओ कि जिस दिन हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं? हमें इंडिकेशन कब अराइज हुई है? जब कस्टमर ने मना कर दिया कि मैं आपसे मजीद चीजें नहीं खरीदूंगा. 2012 की मार्च. 31 मार्च 2012 पे पहले हम एसेट की कैरिंग वैल्यू तो डिटरमिन कर लेना, राइट? ओके. We are doing it at 31st March 2015? 12, sorry. कॉस्ट क्या थी एसेट की? 8 लाख. How would you depreciate the plant? Straight line. Cost is $800,000 minus estimated residual value is 50,000. 750 divided by life is 5 years. तो annual depreciation is कितने साल गुजर चुके हैं ऑलरेडी? तो 3 लाख से डेप्रिशिएट हो चुका है. ये तो IAS 36 ना भी बोलता तो भी हम करते, बिकॉज कैरिंग वैल्यू IAS 36 के कहने पे डिटरमिन नहीं की जाती, सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट IAS 36 के कहने पे डिटरमिन किया जाता है. अब हम डिटरमिन करते हैं इसका रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट इज व्हाट? हायर ऑफ, करेक्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो कि बता दिया है कि इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, and value in use. What is value in use? Discounted present value of estimated cash flows from continuing use of an asset and its ultimate disposal, right? 1 साल बाद
एसेट से कितना अमाउंट आपको मिलना है? 220,000 टू दूसरे साल के आखिर में कितना मिलना है? तीसरे साल के आखिर में कितना मिलना है? 170 ये और रेजिडुअल वैल्यू याद रखें, इट इज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल। तो आखिरी साल में कंटिन्यूइंग यूज से 170 देगा और बिकेगा 50 का, तो कितने मिलेंगे? 220। डिस्काउंट फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। नीचे लिखे भी हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 0.91। ओके 91 के बाद क्या? 0.8375। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो 220,000 मल्टीप्लाई बाय 0.91 2,02,00,000 ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके तीनों को प्लस करें तो हाउ मच इज वैल्यू इन यूज? 14,600। Agree? Since the recoverable amount is higher of fair value less cost of disposal and value in use, since the fair value less cost of disposal is not determinable, then the value in use will be considered as recoverable amount, which is higher than carrying amount. Asset की impairment कितने से हुई है? नहीं। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने सिंपली क्या लिखना है? द प्लांट इज नॉट इम्पेयर्ड। हमारा काम खत्म। ये ए पार्ट हो गया। हाँ, बिकॉज कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर। इज इट? कैरिंग वैल्यू कितनी है? 5 लाख एंड रिकवरेबल अमाउंट कितना है? तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया ना। अगर कैरिंग वैल्यू वुड हैव बीन द ग्रेटर एक्सीडिंग तो हम उसको इंपेयर मार देते। इस केस में आप इंपेयरमेंट चार्ज नहीं करेंगे। ये पहला, ये पार्ट हो गया, बस हमें यही करना था। अगला देखें, इसी का दूसरा पार्ट है टेलीपाथ owned 100% subsidiary tilde that is treated as cash generating unit on 31 March 2012 there was an industrial accident which was a gas explosion। आ जाओ फोटो बॉम्ब वो क्या है? दूसरी फेयर। पहली बात कि टेलीपाथ के पास एक सब्सिडरी है टिल्डा। कितना परसेंट खरीदा है हमने? 100%। तो जो गुडविल रिकॉर्ड होगी वो पार्शल होगी या फुल होगी? हालांकि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होता भी तो एनसीआई तो है ही नहीं जी, नोशनल, करेक्ट। ओके, व्हाट हैपेंड कि 31 मार्च 2012 पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था, गैस एक्सप्लोजन, दैट कॉज डैमेज टू सम ऑफ टिल्डास प्लांट। द एसेट्स ऑफ टिल्डा इमीडिएटली बिफोर द एक्सीडेंट वर, गुडविल कितनी थी? 18 लाख, पेटेंट 12 लाख, फैक्ट्री बिल्डिंग 40 लाख, प्लांट 35 लाख, रिसीवेबल्स एंड कैश 15 लाख। ये पूरे टिल्डा कंपनी जो कि सब्सिडरी है उसकी कैरिंग वैल्यू थी 12 मिलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट the recoverable amount of Tilda is $6.7 million। कैरिंग अमाउंट कितना है? 12 मिलियन। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 6,700। यस, डिफरेंस इज 5,300, 5.3, yes, 5.3 million। This is the amount of impairment that Tilda has suffered। impairment सबसे पहले कौन उड़ाएगा? गुडविल। आगे पढ़ लेते हैं। The explosion destroyed to the point of no further use an item of plant that had a carrying amount
ऑफ $500,000। इनमें से एक प्लांट था जो टोटली तबाह हो गया है, तो पहले किसको जाएगा? राइट? आपकी मर्जी है, आप पहले प्लांट को इंपेयर करें, बाकी फिगर्स आप यहां पे लेके आए सीजीयू के अंदर तो भी चलेगा, या सीजीयू में लाके इसको इंपेयर करें तो भी आपकी मर्जी है। टिल्डा हैज एन ओपन ऑफर फ्रॉम द कंपेटिटर ऑफ $1 million फॉर इट्स पेटेंट। पेटेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 12 लाख, और 1 मिलियन की हमारे पास ओपन ऑफर है, तो क्या पेटेंट को 2 लाख से इंपेयर कर दूं? नो। पहले हम प्रोरेटा ऑन द बेसिस करके देखेंगे और देखा जाएगा कि कहीं पेटेंट को 2 लाख से ज्यादा की इंपेयरमेंट तो नहीं जा रही। अगर जा रही होगी तो रोक लेंगे, अगर प्रोरेटा की वजह से 2 लाख से कम आ रही है तो वही इंपेयरमेंट देंगे। प्लांट पेटेंट की देखो कैरिंग वैल्यू कितनी है? 12 लाख, और ओपन ऑफर कितने की है? 1 मिलियन, 10 लाख। तो 2 लाख से बुरा तो इंपेयर नहीं हो सकता ना, लेकिन हम 2 लाख से छूटते के साथ ही इंपेयर नहीं मार देंगे। पहले हम प्रोरेटा ऑन द बेसिस करके देखेंगे कि पेटेंट को इंपेयरमेंट जा कितनी रही है। अगर 2 लाख से कम जा रही है तो वही ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा जा रही है तो हम रोक लेंगे। तो 2 लाख की लिमिट है। हाँ, पहले गुडविल को करेंगे। नहीं 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 नहीं, करेक्ट, मैं वही कर रहा हूं, करेक्ट। ये स्पेसिफिक नहीं है, 2 लाख के इंपेयरमेंट नहीं उड़ाएंगे, पहले प्रोरेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट गया जो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बाकी जो इंपेयरमेंट बच गई वो गुडविल पी जाएगी। अगर गुडविल सारा बर्दाश्त ना कर सकी, बाकी एसेट्स पे जाने की गई, तो पेटेंट को चेक करेंगे कि 1 मिलियन से नीचे नहीं जाना चाहिए। द रिसीवेबल एंड कैश आर ऑलरेडी स्टेटेड एट देयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इन नेट रियलाइजेबल वैल्यूज। और ये हम 12 पढ़ भी चुके हैं कि करंट एसेट्स को IAS 36 इंपेयर नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। पहले किसको इंपेयर करें? प्लांट को। कितनी कैरिंग वैल्यू थी? 5 लाख, 500,000। अब देखेंगे कैरिंग अमाउंट्स। क्या क्या है कंपनी के पास? गुडविल, ये ले गुडविल। कितनी वैल्यू है गुडविल की? 1.8 मिलियन। इसको फुल गुडविल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होली ऑन सब्सिडरी है। अगर पार्शल होती तो नीड टू मेक श्योर कि इसमें फेयर वैल्यू ऑफ NCI यानी गुडविल ऑफ NCI शामिल है या नहीं है, ज़रूरी होना है। अगर वो पार्शियल गुडविल पे रहता है, ये बात मैं दोहरा दूं कि IFRS 3 की रिवीजन में पार्शियल गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, फुल गुडविल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी भी 2022 में भी अगर कोई कंपनी पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड करना चाहे तो IFRS 3 में गुंजाइश मौजूद है, राइट? अगर पार्शियल होगी तो हम उसको क्या करेंगे? नोशनल। अगर फुल है तो फुल ही है। और क्या है इसके पास? पेटेंट। वैल्यू नेक्स्ट क्या है? वैल्यू okay. Now you can see there is a plant having carrying value of 3.5. अगर आप उसको स्पेसिफिकली खत्म करके आओ और बाकी आप यहां पे सिर्फ $3 मिलियन के प्लांट रखें तो भी ठीक है, या अगर आप बना दें एक अदर्स प्लांट
और एक डिस्ट्रॉयड प्लांट तो भी चलेगा, सही है, तो भी चलेगा। और क्या है? अमाउंट टोटल कितना है? एक चीज आप जरूर देख सकते हैं कि अगर इस 5 लाख को मैं यहां से खत्म कर देता, सिर्फ वो प्लांट रखता जिन पे बाकी इंपेयरमेंट की छींटें पड़नी है, क्योंकि एक प्लांट तबाह हुआ है, बाकी जो प्लांट्स हैं वो प्रोरेटा ऑन द बेसिस के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस सफर करेंगे, तो ये अमाउंट हो जाता है 11.5। अगर इसके सामने मैं रखता हूं रिकवरेबल अमाउंट, जो कि कितना है? 6.7 मिलियन, और एक रखते हैं फॉर इंपेयरमेंट लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ है? एक नजर देखेंगे, अगर ये 11.5 होता और ये 6.7 होता तो बाकी लॉस कितना रह जाता? 4.8। ऐसा भी किया जा सकता था, नहीं तो सबसे पहले इसकी रिकवरेबल अमाउंट को 0 कर दें और इंपेयरमेंट लॉस 5 लाख का चार्ज कर दें, बाकी इंपेयरमेंट लॉस कितना रह गया? 8 बस समझ में रही है? दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इसको टेबल में रखें और यहां से इसको खत्म करें तो भी मर्जी है, अगर आप ये यहां पे ना रखते तो डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस 11.5 और 6.7 का डिफरेंस ही 4.8 आता, एलोकेशन सेम होती। अच्छा, उसके बाद रिसीवेबल एंड कैश को क्या करना है? हटा देना यहां से, क्योंकि इनको इंपेयरमेंट नहीं जा सकती। आप देखिए बाकी इंपेयरमेंट कितनी रह गई है? 4.8। जब प्लांट को उड़ा दिया, अब पहला नंबर किसका आएगा? गुडविल का। गुडविल है कितनी? 1.8। ये गई। अब आप देखेंगे कि यू है टोटल इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 5.3। इसको आपने चार्ज किया अगेंस्ट डिस्ट्रॉयड प्लांट फर्स्ट, कितने का गया? 5 लाख का। बाकी कितनी रह गई थी? 4.8। फिर आपने इसको किसके अगेंस्ट चार्ज किया? गुडविल के अगेंस्ट। गुडविल थी 1.8। पीछे आपके पास इंपेयरमेंट रह कितनी गई है? इसको हम करेंगे प्रोरेटा। पहले किसके अगेंस्ट करके देखूं? पेटेंट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अगर मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग्स को इंपेयरमेंट दे दी, अदर प्लांट्स को इंपेयरमेंट दे दी, फिर पेटेंट के ऊपर आया और पेटेंट ने कहा सारा लॉस मैं थोड़ी लूंगा, तो जो बच जाएगा वो तो मुझे रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर देना है, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा कि बेहतर। हाँ, पहले उनको चेक कर लो। अब हम चेक करते हैं कि एलोकेशन अगेंस्ट पेटेंट कितनी है। गुडविल गई, पेटेंट के 1200, फैक्ट्री बिल्डिंग के 4000 और अदर के 3000, ऐसा ही 8.2। यानी मैं रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस 3000 को डिवाइड करता हूं 8.2 से, ठीक कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई करूंगा पेटेंट की कैरिंग वैल्यू, दैट इज 1200। तो इसको इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? 4,39,000 का। बट देयर इज अ लिमिट। लिमिट कितनी है?
हेंस वी कैन सी कि प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से पेटेंट के हिस्से में जो लॉस आ रहा था वो उसको लेने से इनकारी हो गया, मैं नहीं ले रहा। ये आ गया 1 मिलियन पे और लॉस गया इसको 2 लाख का। अब बाकी इंपेयरमेंट कितनी रह गई? लाजिम है कि रेशो को चेंज किया जाए। अब अगर पुराने फॉर्मूला को चलाऊंगा तो काम नहीं हो पाएगा। अब अगला नंबर आप किसी को भी दे दें, बिल्डिंग, इंपेयरमेंट लॉस है बाकी 2800 का। बिल्डिंग और अदर्स को मिला के टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी बन रही है? बेसिस 7 मिलियन, जिसमें बिल्डिंग का हिस्सा कितना है? 4 मिलियन। 1.6। ये आ गया 16 लाख रुपए का नुकसान बिल्डिंग के हिस्से में। और बिल्डिंग इसके साथ कितने पे आ जाएगी? 2.4 पे। यू कैन कंटिन्यू द फॉर्मूला, या फिर बाकी जो बच गई उसको चार्ज कर दें। अगर फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं तो इट इज 2.8 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाई बाय 3000, 1.2 मिलियन। ये गया इंपेयरमेंट लॉस 1.2 मिलियन और उसके साथ बाकी रह गए ये 1.8 मिलियन। राइट हो गया। अब जब सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी तो डेबिट किया जाएगा इंपेयरमेंट लॉस 5300 से, क्रेडिट किया जाएगा गुडविल को, पेटेंट को, फैक्ट्री बिल्डिंग को एंड प्लांट्स को बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। क्लियर? डेबिट करेंगे इंपेयरमेंट लॉस 5300, क्रेडिट करेंगे गुडविल 1800 से, क्रेडिट करेंगे पेटेंट 2 लाख से, क्रेडिट करेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग 16 लाख से और क्रेडिट करेंगे प्लांट्स 17 लाख से, ताकि अब जो रिमेनिंग एसेट्स बचेंगे जो उनकी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट इसी पे रिपोर्ट होगी सब्सिडरी। हाँ 5 लाख का तो वो गया ना, तो 17 लाख से उसकी इंपेयरमेंट चार्ज हो जाएगी। 12 लाख पे प्रो रेट ना, प्रो रेट करेंगे 12 लाख पे। हाँ करेक्ट। और उसकी लिमिट क्या है? तो उसकी लिमिट थी 2 लाख, लिमिट से ज़्यादा हो रहा था ना 60 लाख 437 या 440, हमने रोक लिया। हमने कहा 2 लाख से ज़्यादा इंपेयर थोड़ी हो सकता है, तो हमने उसको 2 लाख की इंपेयरमेंट दी। हाँ क्योंकि उसको अपना लॉस मिल चुका है, जिस जिसको अपना लॉस मिलता जाए उसको हटाते जाओ। क्लियर है? देखो वापस समझो, 12 लाख के एसेट्स ने ये समझ में आ गया, 6700 उनका रिकवरेबल अमाउंट है, ये भी समझ में आ गया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना था? 5.3 का, ये 5.3 है। 5.3 सबसे पहले नुकसान किसको चार्ज करना चाहिए? पेटेंट प्लांट को जो तबाह हो चुका है। मैंने 5 लाख सबसे पहले ये उड़ाया, ठीक है। अब देखें 5300 में से 5000 ये चले गए, बाकी रह गए 4.8। अब नंबर किसका आएगा सबसे पहले? गुडविल का। गुडविल कितनी है? 1800, गई 1800। 4008 में से 1.8 गया तो बाकी बचा 3 मिलियन। अब 3 मिलियन को भरने वाले हैं पेटेंट, बिल्डिंग और अदर प्लांट्स। पेटेंट पे एक लिमिट है, हम करते प्रोरेटा ऑन द बेसिस। बकिया लॉस कितना? 3 मिलियन। और एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी? 1200, 4000, 3000, टोटल करो 8200 हो गया। ये सही है? ये देखो 3000 को डिवाइड किया 8200 से, मल्टीप्लाई किया 1200 से, तो पेटेंट के हिस्से में नुकसान कितना आ रहा है? 440 का, 439 का। जबकि लिमिट कितनी है? बताया है कि वी हैव गॉट एन ओपन ऑफर ऑफ 1 मिलियन। अगर मैं 1200 से 440 माइनस कर देता हूं तो ये करीबन कोई 760 पे जाके बैठेगा। तो ISRTC को बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हो? जब उसकी फेयर वैल्यू पता है तो उसे नीचे कैसे जा सकता है? उसकी फेयर वैल्यू है।
उसे नीचे नहीं जा सकता। अगर ये नुकसान 2 लाख से कम आ रहा होता तो वही देते, लेकिन अगर नुकसान 2 लाख से ज्यादा देने की कोशिश करोगे हम नहीं लेंगे। ये हमने पढ़ा था ना, प्रीसीडिंग रूल था एक, दैट कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी एसेट मस्ट नॉट फॉल बिलो द हाईएस्ट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इफ मेजरेबल, वैल्यू इन यूज इफ मेजरेबल, और जीरो। तो जब इसकी फेयर वैल्यू मुझे पता है 1 मिलियन, तो उसे नीचे नहीं जाना चाहिए।